वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सेगमेंट है जिस पर अब आप ये कहें कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और उस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस देना हमारा काम है। रिश्ते जो कभी एतमाद, मोहब्बत और साथ निभाने के वादों पर कायम होते थे, अब तेज़ी से हम देख रहे हैं अदालतों की दहलीज तक पहुँच जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में खुला की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वकला का ये कहना है कि मनशियात और बेरोज़गारी के बाइस तलाक और खुला के रुझानात में इजाफा होता जा रहा है। फैमिली कोर्ट्स में मुकदमात की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी है और ज़राए के मुताबिक फैमिली कोर्ट्स में योमिया आप ये कहें कि 300 से ज़ायद मुकदमात दायर होने लगे हैं, जबकि खुला नान नुफ्का के औसतन आप ये कहें कि 38 केसेस फ़ी घंटा दायर होने लगे हैं। इसके साथ साथ जो केसेस की तादाद है वो 45,000 से तजावुज़ कर चुकी है और वफाकी दारुल हुकूमत में हर माह 9,000 से ज़ायद नए केसेस का इंदराज हो रहा है और इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हुमा जमील साहिबा मौजूद हैं और फैमिली कोर्ट्स में आप इनको देखते रहते हैं। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रीज़न जानना चाहूँगा। एक रीज़न तो हमने बता दी कि उसमें इन्फ्लेशन भी रीज़न है, उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन आपके पास तो क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट चल के आता है, तो क्या कुछ मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये खुला की शरह में या फिर तलाक की शरह में अनफॉर्चुनेटली इजाफा हो रहा है इस्लामाबाद? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें कोई मैं ये नहीं कह सकती कि एक से दो वजूहात हैं। फैक्टर्स इन द सेंस कि मैं एक तो कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। ठीक है। पॉजिटिव की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये है कि लोगों में शऊर आया है। लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को पता है कि मैंने अब एक एब्यूजिव मैरिज में नहीं रहना और मुझे अपना लॉ यूज़ करना है, मेरे पास राइट्स हैं, मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। एक तो ये बात हो गई। सेकेंडली, इससे लोग ख़वातीन में ये भी एक आप कहो कि अवेयरनेस आई है कि जब आप निकाह नामा का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए भी वहाँ पे डाइवोर्स का राइट अवेलेबल है, जो कि आप यूज़ करें, जो कि हमारे यहाँ लाइन लगा दी जाती है, भाई ये औरत को तो कोई राइट देना ही नहीं है। बिल्कुल। सो अब बात हम करें दीगर जो फैक्टर्स हैं उन पे। सो वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट देयर इज़ अ थिंग। ख़वातीन नानो नफ़का के लिए आती हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं कि बंदे ने दूसरी शादी कर ली होती है और वो पहले बीवी और बच्चों को जो है वो सहारा छोड़ देता है और दे आर लाइक, तो उनको कोर्ट में आना पड़ता है। और फिर एक और भी चीज़ कि अब हम में वो सब्र, वो बर्दाश्त, वो चीज़ें कम हो रही हैं। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। शादी से पहले जो वादे किए जाते थे, जब वो पूरे नहीं होते तो उसके बाद से फिर ये चीज़ें आना शुरू होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन आप एब्यूजिव मैरिज, दैट इज़ वेरी, जो कि हमारे यहाँ बात नहीं की जाती। औरत, मैंने मोस्टली देखा है, मतलब मोस्टली जो ख़वातीन हैं, सब ख़वातीन नहीं लेकिन मोस्टली ख़वातीन खुला का रुख तब ही करती हैं या कोर्ट में तब ही आती हैं जब दे आर, मतलब टोटली उनकी बस हो गई होती है। सो वो एक मैं मुझे केस कभी नहीं भूलता, अगर वो हो तो मैं उसको बताना चाहूँगी। देयर वाज अ लेडी ऑफ 65 ईयर्स मेरे पास वो आई थी। तो मेरे लिए पास खुला के लिए आई, 65 ईयर्स की थी और उनकी मैरिज को 45 ईयर्स हो चुके थे, इस तरह 40-45 ईयर्स। सो मैं बड़ी हैरान थी। मैंने उनसे पूछा कि लाइक आप इस उम्र में, मतलब इतना अरसा गुजारने के बाद, वाई आर यू गेटिंग डाइवोर्स? तो शी सेड कि मेरी 4 बेटियाँ हैं। अच्छा। और मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत, मतलब सेक्सुअली फिजिकली बहुत अब्यूज़ करता है। फिर उन्होंने मुझे अपने ज़ख्म वगैरह सब दिखाए, कहती अभी तक करता है। तो मैंने ये कहा था कि जिस दिन मेरी आखिरी बेटी की शादी होगी ना, उसके 1 महीने बाद मैं डाइवोर्स लूँगी। अच्छा। सो वो वुमेन्स, मैं आपको, ख़वातीन इतनी बाउंड भी हो जाती हैं कि अगर मुझे तलाक होगी तो मेरे बेटियों को लाइक आगे उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सो ये जो अब एक अवेयरनेस आ रही है ना ख़वातीन में, अगर मैं पॉजिटिव साइड से बात करूँ तो ये एक अच्छा फैक्टर भी है। अच्छा, अब जो सारे डाइवोर्स केसेस दर्ज होते हैं, वो जो फाइल होते हैं कोर्ट्स में, उस ज़रूरी नहीं है कि उनमें आगे जाके डाइवोर्स हो। अब उसमें भी रेशो है कि कितने % जो हैं उसमें आपकी मुफाहमत हो जाती है, आपकी आपको सुलह हो जाती है। कितने ऐसे हैं कि जिसमें खर्चा नानो नफ़का आता है तो वो कोर्ट के अंदर ही सेटलमेंट हो जाती है। सही। हुमा, आप भी हमारे साथ ही हैं और मिसेस खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हुमा बात करी थी, हमने देखा कि अब ये खुला के तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, जिसमें 2-3 चीज़ों का हमने जिक्र किया। एक तो माशी दबाव, फिर बेरोज़गारी, फिर उसके अलावा जो शायद जो शादी से पहले एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बाद में उस तरह से मीट नहीं होती। आप क्या देख रही हैं? आपको भी यही फैक्टर्स नजर आते हैं या फिर इससे हटकर भी कुछ चीजें हैं जिन पर हमारी तवज्जो नहीं है? देखें, इस पर तो बात करें तो बहुत सी बातें मैं करना चाहूंगी कि तलाक की शरह इतनी बढ़ गई है, या तो अब हम लोगों में
नहीं, बर्दाश्त तो बहुत करती है औरत, ये नहीं मैं कहूंगी नहीं बर्दाश्त करती, बर्दाश्त की तो हद से भी वो ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसीलिए देखें, बड़ी सही बात की थी कि अगर मैं तलाक लूंगी तो मेरी बच्ची की शादी में प्रॉब्लम होगी। इस तरह की 90% औरतें यही हैं कि वो चुपचाप बैठी रहती हैं कि अगर हम तलाक का ये डब्बा लगा देंगे तो हमारी बच्चियों के आगे रास्ते खुलेंगे नहीं। लोग कहेंगे माँ ने तो तलाक ले ली थी, अब बच्ची पता नहीं की चंद चढ़ाएगी, क्या चाँद चढ़ाएगी, तो वो उनके बच्चों के वो मुस्तकबिल बड़े डार्क, मदर्स बड़ी परेशान होती हैं और इसलिए वो तलाक एक्सेप्ट नहीं करती, वो मारे भी खाती है, वो हर तरह के तशद्दुद और हर तरह की ट्रबल्स से गुजर रही होती हैं। शाबाश है उन ख़वातीन पर, लेकिन मर्द हजरात अपनी जिद से टस से मस्त नहीं होता। और फिर जब बहुत ही एक्सट्रीम पर चली जाती है बात, जब औरत भी एक इंसान है, जब वो बेयर नहीं कर सकती तो वो फिर ये कदम ले लेती है। फिर वो देखती है और कहती है कि देखा जाएगा, मेरी बेटियों की भी किस्मत में अल्लाह ने ऐसी तो नहीं बनाई थी। और कई तलाक याफ्ता मदर्स ऐसी होते हैं जो उनकी बड़ी अच्छी तरह और बहुत अच्छी जगह शादियां भी हो रही होती हैं। तो ये अपनी कंजर्वेटिव माइंड से भी हमें निकल जाना चाहिए कि एक वुमन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो इतना स्ट्रांग बिलीफ और इतनी अच्छी वो अपने बच्चों की परवरिश करे और वो हर चीज में एक्सेल करें ताकि वो उनके बच्चों को देखे, वो ये ना देखे कि माँ को तलाक हुई थी। तलाक तो हर सेकंड घर की कहानी है। बच्चों को देखें, बच्चों की परवरिश अच्छी करें, बच्चों को अच्छी तरह हर जगह सेटिंग करें, तो वो बच्चों का कमाल देखकर बच्चों से शादी करेंगे। ये नहीं कि माँ को तलाक हुई थी, अगर पागल उसका मियाँ था तो उसने तलाक लेनी थी। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा मिसेस खान, यहाँ पे हमारे साथ हुमा जमील साहब मौजूद हैं जो कि डिवोर्स लॉयर हैं। हुमा, मुझे ये बताइएगा कि जो शरह है केसेस की, हम पहले देखते थे कि हमें ये बताया जाता था कि जो एजुकेटेड लोग हैं, मिडिल क्लास के या फिर अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इस तरफ कम आ रहे हैं। सो अब डिप्राइव्ड सेक्टर ज़्यादा इस तरफ आ रहा है। तो अब आप बताइएगा कि इसमें आपने भी क्लासीफाई किया कि किस तरह के लोग इस तरफ आ रहे हैं, खुला की तरफ और तलाक की तरफ? जी बिल्कुल। अभी तो आप मैं कहूँ कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल भी कह लें कि वो उनकी रेशो ज़्यादा है। अच्छा। इंस्टेड ऑफ हम कहेंगे हायर क्लास, एजुकेटेड की भी रेशो है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, अब अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में डिग्री का फ़र्क है, लेकिन बाज़ लोगों का माइंड बहुत हायर होता है। सो जो एजुकेटेड हैं वो लोग भी आ रहे हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उनको पता है कि मुझे अदालत से कोई रिलीफ मिलेगा या मैं अपना कोई राइट जो है वो अचीव कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। सो इस तरह की दोनों, आप कहो कि हर तरह के तबके से जो है ये केसेस में अब इजाफा हो रहा है। अब वो चाहिए नहीं है कि सिर्फ औरत ही डाइवोर्स के लिए आ रही है, मर्द भी डाइवोर्स के लिए आ रहे हैं। मर्द भी बाज़ औक़ात क्योंकि आपने निकाह नामे में शराइत ऐसी रख दी होती हैं तो वो हक महर से बचने के लिए। फैमिली सिस्टम था वो बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। मिसेस खान से भी हम पूछेंगे, फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, तो मतलब ये फैमिली सिस्टम की कमजोरी है कि लोग फैमिली में रिकंसिलिएशन को छोड़ के अदालत आ रहे हैं? अच्छा, इसमें ना एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ज़्यादा जो केसेस आते हैं ना वो केसेस में डाइवोर्स हो रही होती है जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। कपल्स दे वांट कि हम रिकॉन्साइल करें, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर फैमिलीज ने अना का मसला बनाया होता है, नहीं तेरी ते ए कर देता ते हुण ते धी नहीं भेजांगे। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अक्सर औकात हम डिस्कशन भी कल हमारी एक जगह पे हो रही थी कि कपल्स अक्सर अपना घर ख़राब इसलिए कर लेते हैं कि मेरी अम्मी ने ये कहा, मेरे अब्बू ने कहा, ताया ने ये कहा। सो ये भी एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है कि आप दोनों की शादी हुई है तो आप दोनों को बैठ के मसले को हल करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू आर पुटिंग योर फैमिली मेम्बर्स इन योर। सो ये एक बहुत मैं कहूँगी कि इस पे थोड़े से लोगों को ज़रूरत है, आप कह दें कि एजुकेट करने की, कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको खुद डील करना चाहिए इन चीज़ों। सही। अच्छा मिसेस खान, मुझे ये बताइएगा, अब हम एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों की बात कर रहे थे जिसमें हमने मर्द और ख़वातीन दोनों की बात की। अक्सर हम ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ ख़वातीन का शायद मसला है, लेकिन हुमा बता रही थी कि अब मर्द हजरात भी खुला के लिए उनके पास आ रहे होते हैं, तलाक के लिए, सॉरी डाइवोर्स के लिए। तो अब इसमें मुझे बताइएगा कि चूंकि आप मैच मेकर हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर मैं लड़की की बात करूं तो वो ये चाहती है कि शायद ख़ानदान भी अच्छा हो, कमाने वाला भी अच्छा हो, फिर आप ये कहें कि मुझे एक सेपरेट घर भी चाहिए, फिर उसके साथ साथ और भी चीज़ें डिमांड्स बढ़ जाती हैं। अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो फिर वो भी ये कहते हैं कि हमें लड़की एजुकेटेड चाहिए, या फिर इसके साथ साथ मजीद और भी उनकी डिमांड्स होती हैं। तो ये चीज़ अब दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल,
बिल्कुल दोनों तरफ से मर्द भी चाहता है कि मुझे पढ़ी लिखी औरत मिले, वो भी एक हेल्पिंग हैंड हो। The other day I was talking to a man, उसकी डिवोर्स हो गई थी, कह रहा था मिसेस खान देखे मेरे पास पहले बच्चे हो चुके हैं, बच्चियों की शादियां कर दी हुई है, मेरी जवानी की जो मैंने असर कमाई थी तो मैंने खर्च दी, अब मेरे पास घर है, अब मैं ये नहीं चाहता कि टोटली अब सारा ग्रोसरी भी, घर भी, यूटिलिटी बिल्स, एवरीथिंग, गाड़ी का पेट्रोल भी, अब इतनी मुझे औरत ऐसी पढ़ी लिखी और थोड़ा सा कमाने वाली चाहिए क्योंकि इस बुढ़ापे में हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम कर ले। तो ये तो चीजें सबकी आ गई, मर्द की भी अब इतनी डिमांड्स हो रही है कि वो भी चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी बीवी आए जो कि थोड़ी सी हमारी हेल्पिंग हैंड हो। इतनी महंगाई हो गई, एक आदमी अब सारा काम नहीं कर सकता, उसको भी एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। उसको भी चाहिए कि कोई आदमी, कोई औरत हो जो कि हम दोनों मिलकर घर चलाएं, जो कि हम दोनों साथ चलेंगे तो ये गाड़ी आगे से आगे चल जाएगी। अगर से एक ही आदमी हो और उसके ऊपर सारा बर्डन हो और औरत के भी इतने लवाजमान हो, घर के तो होते ही हैं, तो फिर वो औरतें भी नहीं एडजस्ट कर सकती और वो आदमी भी उन जैसी औरतों को लेकर नहीं चलते। आजकल मर्द या तो औरत इतनी कफायतशार हो या तो औरत इतना मेंटली स्ट्रांग हो कि वो हर चीज को बर्दाश्त कर ले, अब चटनी रोटी भी खा ले, दो चार कपड़ों में भी नहीं। अगर उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं तो उसको भी चाहिए कि वो हेल्पिंग हैंड हो, थोड़ा सा वो कमा रही हो, घर बैठे हुए वो अपने टिफिन ऑफिस में भिजवा रही हैं आजकल और अच्छा खासा कमा रही थी उसमें। उसका काफी मैंने देखा है कि काफी बचत होती है, तो थोड़ा बहुत खाने पीने का ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने, इस तरह घर बैठे हुए आप कई काम कर सकती हैं। कपड़े बेच रही होती हैं औरतें, शॉल्स बेच रही होती हैं सर्दियों में, तो छोटे मोटे घर बैठे बहुत काम हो रहे होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स खोल लेती हैं। तो ये है कि हेल्पिंग हैंड एक औरत होगी तो ये इतना वावेगा नहीं कहेगा, नहीं पड़ेगा कि हाय अब मैं तलाक ले लूं, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये असल बात तो पैसे पर ही आकर खत्म होती है। अगर दोनों कमा रहे होंगे, दोनों एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड होंगे, दोनों बर्दाश्त भी कर रहे होंगे, तो ये जो साइकिल है चलता रहेगा। अगर दोनों ही जरा लेथार्जिक होंगे, दोनों में से एक भी लेथार्जिक होगा, तो ये है कि फिर जरा मुश्किलें आती हैं। तो औरतों को बड़ी वाइजली मैं कहूँगी कि आजकल स्पेंड करना चाहिए, बड़ी वाइजली अपने आप को माहौल में एडजस्ट करना चाहिए और कुछ ना कुछ बैठे हुए सारा वक्त टीवी के आगे मत बैठे रहो, ये टेलीफोन लेकर मत बैठे रहो, थोड़ा बहुत कुछ करो, अपनी इनकम जनरेट करो। अब मैं बूढ़ी बैठी हूँ, 76 इज माय एज, कैन यू बिलीव, बट आई एम अ वर्किंग वुमन। बिल्कुल, मैं क्यों काम कर बैठी हूँ, उसकी सुनूं तो इसकी सुनूं तो वो आया तो उसकी सुना गया। No, I have plenty of time. I can generate some money. So why not? बिल्कुल ऐसे ही दैट इज अ ब्रिलियंट एडवाइस फ्रॉम यू कि जनरेट सम मनी। अच्छा हुमा साहिबा, लास्टली मुझे ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, आपने शुरू में बात की थी कि रिकन्सिलिएशन भी काफ़ी केसेस में हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। मियाँ बीवी अपने साथ रहना चाहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से वो नहीं रहते। सो कितने ज़्यादा केसेस में वो रिकन्सिलिएशन की तरफ चले जाते हैं और आफ्टर रिकन्सिलिएशन वो फिर वापस नहीं आते? देखिए, मैं अगर बात करूं तो 100 में से 30-40% ऐसे केसेस हैं कि मैं जो कहूँ कि पॉजिटिव साइन है। मतलब लाइक अगर हस्बैंड सिर्फ खर्चा नहीं दे रहा या बच्चों की कफालत नहीं कर रहा तो वो फिर कोर्ट ने उसने देना ही देना है, तो वो फिर उसके ऊपर एट लास्ट आ ही जाते हैं। या कोई भी ऐसी डिमांड जो मर्द की औरत से हैं या औरत की मर्द से हैं। सो मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव साइन भी है और एक अब तो फैमिली कोर्ट्स में अलग से उनके लिए स्पेस है, आप बैठ के बात करें। सो इस तरह का वो इन्वायरमेंट भी है कि वो चीज़ें अब वो रिकन्साइलेशन की तरफ ज़्यादा जाती हैं मुझे लगता है। और खुला का आप मैटर कर लो कि वही बात है जैसे मिसेस खान ने भी कहा कि जब आप एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है ना औरत, तो फिर उसके लिए आगे जो है फिर कोई ऑप्शन नहीं है। जी, औरत हमेशा जब कोर्ट आती है ना उसका एंड होता है, लाइक उसने बहुत सह लिया होता है, तभी वो कोर्ट की तरफ आती है, तभी वो लास्ट स्टेप लेती है। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसके साथ हमारे साथ खान मौजूद थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कराची। ख़वातीन वज़ात सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।